Hello friends, we were talking about the ecology, and ecology we are going to talk about the foam. Foam जो होता है that is friends of Arctic marsh. Foam को बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श। यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, आर्टिका के लोगों ने, कि 60 एकड़ जो ज़मीन थी उसको अलग अलग भागों के अंदर उन्होंने बांटा और उन क्यारियों के अंदर अलग अलग प्रकार के पदार्थ, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह ये जो है पैदा किए। तो जो गंदा पानी आता था वह इन खेतों में से होकर गुज़रता था। तो खेत के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसल जो होती है वह विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो कि पॉल्यूटेंट, प्रदूषक के रूप में उस गंदे पानी में विद्यमान होते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एंड के अंदर हमको जो है क्लियर वाटर यानी कि शुद्ध जल देखने को मिलता है। अपनी किताब में एक बात दे रखी उन्होंने बहुत अच्छी, मार्श को हम लोग दलदल कहते हैं और दलदल को एक प्रकार की अभयारण्य यानी कि सेंचुरी माना गया है, अभयारण्य कहा गया है। और सेंचुरी किसका एग्जाम्पल होता है? इन सीटू का। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बन सकता है कि मार्श को आप किस में रखोगे, इन सीटू में या एक्स सीटू में? वो तो प्राकृतिक है, दलदल तो प्राकृतिक हुआ, प्राकृतिक हुआ तो क्या हुआ, इन सीटू हो गया हुआ हमारे पास में। तो ये तो रहा हमारे पास में फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श के बारे में। नाउ अगर हम देखें तो उन्होंने कितनी मार्शेस बनाई थी? एक्चुअली 6 मार्शेस बनाई थी उन्होंने, 1 2 3 4 5 और ये 6। और फिर उसमें से उन्होंने गंदे पानी को निकाला था जिनमें कि अलग अलग फसल जो है उग रही थी। अब बात चलेगी हमारे पास के अंदर दूसरी की कि वाटरलेस एक्सक्रीटा। चलिए, ये तो सीवेज आया, सीवेज में पानी होता है और ये पानी इनमें से बहता 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 जाता है, सारे प्रदूषक अवशोषित कर लिए जाते हैं, एंड के अंदर क्लीन वाटर निकल आता है। इस प्रकार की गतिविधि जो थी आर्कटिका के लोगों ने करी थी, इसको नाम दिया गया फोम, FOAM, ओके, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श। लेकिन लोगों ने बोला कि सर जो सीवेज आता है, वाहित मल, उसमें पानी अगर नहीं हो तो, यानी कि वाटरलेस सीवेज अगर आपको बनाने हैं या तैयार करना है तो इसके लिए आजकल एक नई तकनीकी निकली है। जैसे हमारा मल होता है, मूत्र होता है, सब में पानी होता है। अब रेलवे की बोगीज़ में जाइए, आजकल रेलवे वालों ने क्या कर रखा है कि जो टॉयलेट्स होते हैं उनके अंदर उन्होंने इकोसेन टॉयलेट लगाए हैं। उसमें क्या होता है कि जो गंदगी होती है, वाटरलेस सीवेज जो होता है, यानी कि वाटरलेस, वो यहाँ पर एकत्रित हो जाता है और पानी जो होता है वह पटरियों के बीच में, जैसे ये पटरी जा रही है, उस पटरी के बीच में जाकर वो निकल जाता है। इसी एक्सक्रीटा को, जो कि सूख चुकी है, मल जो सूख चुका है, ड्राई हो गया, यू कैन से इट, इसको हम खाद के रूप में काम में ले सकते हैं। तो इको माने इकोसिस्टम को जो मेंटेन करके रखे।
टॉयलेट मने शौचालय हो गया। तो इकोसेन टॉयलेट किसको कहा गया है? जहाँ पर कि पानी रहित वाहित मल को एकत्रित किया जाता है। पानी तो बाहर निकल जाता है और वो मल वहीं रह जाता है, बाद में वो सूख जाता है। सूखने के बाद में उसको अपन लोग जो है मैन्योर या खाद के रूप में काम में ले सकते हैं। अब इस प्रकार के जो टॉयलेट है इकोसेन टॉयलेट, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? केरला के अंदर और श्रीलंका के अंदर आपको ये इकोसेन टॉयलेट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये रहा हमारे पास के अंदर इकोसेन टॉयलेट। अब अपन बात करेंगे सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं? सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है कि ठोस अपशिष्ट। क्या बोलेंगे उसको अपन लोग? ठोस अपशिष्ट। सो दिस इज योर सॉलिड वेस्ट, जिसे हम लोग ठोस अपशिष्ट कहते हैं। अब ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं? जैसे कि कागज, पेपर है, कोई वुड है, लकड़ी है, कोई प्लास्टिक है, आ गया समझ में? कोई चारा है, फॉडर है, ये वेस्ट अपशिष्ट के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। तो म्यूनिसिपल वेस्ट यानी कि नगर निगम का जो अपशिष्ट होता है वो कौन सा होता है? जो अपन लोग फेंकते हैं। अब उसके अंदर आप देखो सब्जी के छिलके भी होते हैं, पॉलीथीन के बैग्स भी होते हैं, कुछ लकड़ी भी होती है, कभी कभी प्लास्टिक भी होती है, उसके अंदर पेपर भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सॉलिड वेस्टों को ये लोग क्या करते हैं? लैंड फिल करते हैं, यानी कि ठोस अपशिष्ट को जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर ये गाड़ देते हैं। ये इन्होंने इसको गाड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? लैंड फिल्स। यानी कि जमीन के अंदर भरा हुआ मटेरियल जो होता है वो लैंड फिल को इंगित करता है। तो ये है हमारे पास के अंदर कि लैंडफिल्स। अब लैंडफिल्स को अगर अपन देखें, सपोज करो इसके अंदर अपन ने ये सारी सॉलिड वेस्ट जो है गड्ढे के अंदर दफना दिया। अब ये क्या होगा? इसका कुछ पार्शियल ऑक्सीडेशन भी होगा, आंशिक रूप से अपघटन भी होगा, और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे यानी कि पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो ज़मीन के अंदर रिस जाएंगे। ये लीचिंग हो गई इनकी, क्या हो गया? क्षालन हो गया। तो उससे अंडरग्राउंड वाटर जो होगा, अंदर का जो पानी होगा, ये रहा वाटर, ये वाटर जो होगा वह पॉल्यूटेड हो जाएगा, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर आपको मिलेगा, यानी कि गंदा जल हमको जो है देखने को मिलेगा। तो ये तो रहा लैंडफिल। लैंडफिल में क्या होता है? म्यूनिसिपल वेस्ट को ज़मीन के गड्ढे में दफना दिया जाता है, उसका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, कुछ पोषक तत्व जो है उस गड्ढे में से अंडरग्राउंड चले जाते हैं और अंडरग्राउंड पानी के साथ में मिलकर उस पानी को वो गंदा कर देते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पॉल्यूटेड वाटर पैदा करता है। अब बात चलती है कि ये जो वेस्ट होता है यह कितनी प्रकार का होता है? तो एक कहलाता है बायोडिग्रेडेबल और एक कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक होता है रिसाइकिल्ड यानी कि पुनर्चक्रण। ये हमारा पुनर्चक्रण हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है वह जैव अनअपघटनीय होता है, जैव अनअपघटनीय, और ये होता है जैव
घटनीय। क्या मतलब हुआ इसका? बायोडिग्रेडेबल का। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि लकड़ी पानी के अंदर पड़ी हुई है या बाहर पड़ी हुई है, थोड़े दिनों के अंदर वो अपने आप ही गल जाती है, तो उसका क्या हो गया? अपघटन। किसके द्वारा? जीवों के द्वारा। वो कोई भी जीव हो सकता है, कवक हो सकती है, आपकी जो है बैक्टीरिया हो सकता है, वो उसको अपघटित कर देगा। आप कभी कभी गोबर को देखो, ताज़ा गोबर, और दूसरे दिन उसी गोबर को उसी स्थान पे देखो तो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी भूरा भूरा जैसा हो जाता है, तो उसके अंदर जो भी अवयव थे उनका अपघटन हो गया। इसका मतलब वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि ऐसा वेस्ट जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता हो उसको हम लोग जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जैव अपघटनीय अपशिष्ट कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलिए, जैसे ये लोहा है, अब लोहे को अगर अपन पटक देते हैं तो वो गलता थोड़ी है, क्योंकि वो कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द लिविंग बीइंग, यानी कि जीवों के द्वारा इसका अपघटन नहीं होता है। जैसे कि अपन ले लेते हैं आयरन, दूसरा ले लो अपन DDT, तीसरा ले लो अपन प्लास्टिक, चौथा अपन ले लो पॉलीस्टरीन, ये रे आ गया। ऐसे चीज़ें जिनका कि अपघटन जीवों के द्वारा नहीं होता है उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब बात चलती है रिसाइकिल्ड की। रिसाइकिल के अंदर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कूलर का। ये कूलर रहा, ओके, दिस इज योर कूलर। अब इसमें पानी क्या होता है? आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, और एक छोटा सा कृत्रिम पारितंत्र वो बना देता है। कहने का मतलब ऐसे घटक जिनका कि बार बार उपयोग में लिया जा सके उनको अपन लोग पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट कह सकते हैं। पानी है, पानी वापस आपने निकाल लिया, इकोसिन टॉयलेट में से पानी जो निकला वो क्या हो गया? काम में आ सकता है अगर उसका यूज़ किया जाए प्रॉपर। तो ये तो रहा हमारे पास में 3 प्रकार के अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकिल्ड वेस्ट। ओके, अब हमारे पास में बात चलेगी कि अभी आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के बैग्स जो थे वो बैन कर दिए। वो क्यों बैन किए? आपने क्या करा? सब्जी को काटा, पॉलीथीन के बैग में बांधा और बाहर फेंक दिया। बाहर गाय आ गई, गाय से वो थैली खुली नहीं, तो थोड़ा बहुत खुलता वो पूरी की पूरी थैली को ही खा जाती है। मैंने देखा है कि एक गाय के पेट में से कम 8-10 किलो पॉलीथीन बैग्स उन्होंने निकाले। वो बेचारी बीमार पड़ गई। तो इस तरीके से तो क्या होगा? जीवों की हानि हो जाएगी। तो प्लास्टिक बैग जो होते हैं इनका टोटली बैन कर दिया गया। इसके स्थान पर हमें या तो फाइबर के बैग ले जाओ, रेशों के, या कोई कपड़े का बैग ले जाओ। सब्जी जब लेने खरीदने जाते हो सामान बाज़ार के अंदर, तो आप वहाँ पर प्लास्टिक बैग को इग्नोर करो, उसको मत यूज़ में लो, क्योंकि इससे जीवों की हानि हो सकती है, जैसा कि मैंने गाय का बताया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। एक आदमी था, उनका नाम था अहमद खान। ये इस साल आया था, बिफोर लास्ट ईयर PMT में आया था। तो उस बंदे का नाम था अहमद खान। अहमद खान साहब ने, जो कि 57 साल के थे, वो प्लास्टिक बिजनेस करता था। प्लास्टिक बिजनेस मैन था। और जो कबाड़े वाले होते हैं, कबाड़े देखा होगा, प्लास्टिक कुछ लोग बिनते रहते हैं और फिर उस कबाड़ी वाले को जाकर बेच देते हैं। प्लास्टिक की कॉस्ट प्राइस पहले 40 पैसा पर किलोग्राम थी। अब अहमद खान साहब ने बोला कि यार इस प्लास्टिक में से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक पॉलीब्लेंड
और उसके अंदर आप बिटुमिनस को मिला दो। इन दोनों को मिलाकर उन्होंने 40 किलोमीटर की रोड बनाई। ये काम जो था वो आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर के अंदर किया गया था। तो जब वो 40 किलोमीटर रोड बन गई, वो रोड बहुत अच्छी निकली। अभी अगर कोई रोड 1 साल के अंदर ख़राब होती थी तो ये 3 साल में ख़राब होती थी, इतनी मजबूत थी। दूसरा, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती थी, अवशोषित नहीं करती थी, बल्कि पानी जो गिरता था वो यूँ को यूँ निकल जाता था। इससे उसकी जो लॉन्गेविटी थी, उसकी जो आयु थी सड़क की, वो तिगनी हो गई। इसका उपयोग जब उन्होंने किया तो क्या हुआ, प्लास्टिक की रेट खरीदने की अहमद खान साहब ने बढ़ा दी। पहले वो 40 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्लास्टिक खरीदते थे। बाद में उन्होंने देखा कि इसकी यूटिलिटी बहुत है, तो उन्होंने 6 रुपये किलोग्राम के हिसाब से प्लास्टिक खरीदना शुरू कर दिया। क्या 6 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उन्होंने जो है प्लास्टिक खरीदना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से अहमद खान साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो पॉलीब्लेंड और बिटुमिनस की रोड बनाकर करी। अब आता है हमारे पास के अंदर कि कई प्लास्टिक जो होते हैं वेस्ट, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, अब हॉस्पिटल्स में नली भी होती है, बॉटल्स भी होती है, कई तरह के एपरेटस ऐसे होते हैं जो कि मरीजों के लिए काम में आते हैं। अब जब वो ख़त्म हो जाती है दवाई तो उसको फेंक देते हैं। अब उसका क्या करें? तो उन्होंने दिया है अपनी किताब में एंड के अंदर कि ऐसे जो अपशिष्ट होते हैं उनको अपन रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब वापस उनको गला वला कर वापस प्लास्टिक तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास में खान साहब का कंट्रीब्यूशन। अब आता है हमारे पास में दूसरा, एग्रो केमिकल एंड देयर इफेक्ट। एग्रो केमिकल एंड देयर इफेक्ट, यानी कि कृषि रसायन और उसके प्रभाव। कृषि रसायन एवं उसके प्रभाव। देखिए साहब, हम लोग जो है खेती करते समय विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र, उर्वरक डालते हैं। ये फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं इनकी भी एक सीमित मात्रा, लिमिटेड अमाउंट ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत अधिक फर्टिलाइज़र डाल दिए तो क्या होंगे, वो पानी के अंदर घुल कर यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाएंगे फसल के पास में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगा वो हाइपरटोनिक मीडियम डेवलप हो जाएगा, यानी कि अति परासरणी माध्यम यहाँ पर विकसित हो जाएगा और इसका जो वाटर होगा वो बाहर आ जाएगा और फसल आपकी चौपट हो जाएगी। इसलिए अत्यधिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि ज़्यादा इरिगेशन का मतलब सिंचाई, आ गया समझ में? ज़्यादा इरिगेशन करने, ज़्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो भी नुकसान होगा। ज़्यादा आपने सिंचाई कर दी तो भी क्या होगा कि वो न्यूट्रिएंट्स घुलकर पौधे के आसपास एकत्रित हो जाएंगे और बाहर हाइपरटोनिक मीडियम हो जाएगा, जिसके कारण पौधे का जल जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा और आपकी फसल जो है चौपट हो जाएगी। तो ये है हमारे पास के अंदर अत्यधिक फर्टिलाइज़र के उपयोग का दुष्प्रभाव। अब इससे होता क्या है कि यूज ऑफ इंक्रीज फर्टिलाइजर causes यूट्रोफिकेशन, यानी कि जैव पुष्टिकरण भी हो सकता है। एजिंग, जिसको बोल सकते हैं एजिंग ऑफ लेक्स, एजिंग ऑफ लेक, झील की आयु कम हो जाती है।
जैव पुष्टिकरण। जैव पुष्टिकरण में क्या होता है कि पोषक तत्व आए, उसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और धीरे धीरे जो गड्ढा होता है या झील होती है पूरी की पूरी पौधों से भर जाती है। तो अधिक फर्टिलाइज़र के कारण आपका जैव पुष्टिकरण भी होता है। अधिक फर्टिलाइज़र के कारण या अधिक सिंचाई करने के कारण जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो पौधे के आसपास एकत्रित हो जाते हैं और अति परासरणी माध्यम डेवलप हो जाता है, जिससे कि एक्स ऑस्मोसिस हो जाता है और फसल जो है चौपट हो जाती है। तो दो चीज़ें हुई, एग्रोकेमिकल के ज़्यादा यूज़ करने के कारण यूट्रॉफिकेशन यानी कि जैव पुष्टिकरण हो सकता है। अब आता है हमारे पास के अंदर कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करने जा रहे हैं। कार्बनिक कृषि, सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे हम लोग कार्बनिक कृषि कहते हैं। जब किसी जीव को यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्टिलाइज़र के रूप में काम में लेते हैं तो उसको हम लोग कार्बनिक कृषि कहते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पत्ते जो होते हैं वो खेत के अंदर डाल देते हैं, वो सड़ जाता है, गल जाता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ काम में आ जाता है, पोषक तत्व जो है ग्रोइंग क्रॉप ले लेती है, जो फसल उगती है उसको। राइजोबियम नाइट्रीकरण करता है, वो भी आपका जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि वहाँ पर जीव इन्वॉल्व हो रहा है। यानी कि जीव का उपयोग जब उर्वरक फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं तो हम उसको कार्बनिक फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, कार्बनिक कृषि कहते हैं। अब बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको कि खेतों के अंदर हम लोग ग्रीन मैन्योर के रूप में, किस रूप में? ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है हरित खाद के रूप में हम लोग जो है काम में लेते हैं। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे चलिए साहब। अब बात चलेगी कि इसका एक उदाहरण दिया है उन्होंने, रामचंद्र डागा के नाम से था, उनका नाम है मिस्टर रामचंद्र डागा। ये सोनीपत हरियाणा में के निवासी हैं। इन्होंने एक क्लब बनाया, उस क्लब का नाम था हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। अब उन्होंने क्या करा कि इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई एक का जो अपशिष्ट है उस अपशिष्ट को आप दूसरी जगह पे काम में ले लो, इसकी जो गंदगी निकलती है उसको कहीं तीसरी जगह पर काम में ले लो। तो उन्होंने क्या करा कि ऐसे जो ज़मीन थी उसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स चालू किए, प्रोसेस, जैसे कि पोल्ट्री फार्म, या यूँ ले लो मधुमक्खी पालन। तो एक जगह पे तो मधुमक्खी पालन किया। अब सपोज करो बहुत सारी मधुमक्खियाँ किसी कारणवश मर गई, तो उन मरी हुई मधुमक्खियों का सेवन उसने किस में कर दिया? पोल्ट्री फार्म के अंदर। पोल्ट्री फार्म में मुर्गे मुर्गी क्या करते हैं? उन कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं। मुर्गे मुर्गी से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है, फीसल मैटर होता है, उसको वो लोग एकत्रित करके खाद के रूप में काम में ले लेते हैं। इस प्रकार से जो रामचंद्र जी डागा थे उन्होंने बहुत बड़े एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स, प्रोसेस शुरू किए, और एक प्रोसेस का जो अपशिष्ट होता था उसको दूसरे में काम में लेते थे, उसका जो गंदगी होती थी उसको तीसरे में काम में लेते थे। इस प्रकार से
पूरा का पूरा सदुपयोग वो अपशिष्ट का करके वे सफल रहे। तो रामचंद्र डागा जी जो सोनीपत हरियाणा के थे, जिन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, आज की डेट में उनके पास में कम से कम 5000 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं उनके पास में? 5000 मेंबर हैं। तो ये चीज़ इसमें सीखनी थी कि भाई रामचंद्र डागा जी ने क्या किया। ओके, चलिए साहब, अब हम बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। आ गया सुनते? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में बात करने जा रहा हूं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? आपको मालूम होगा, थोरियम है, यूरेनियम है, ये रेडिएशंस देते हैं। ऐसे पदार्थ जो विकिरण उत्पन्न करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि यूरेनियम है, एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं। परंतु जो ये एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारे पास के अंदर, 3 माइल आइलैंड पेंसिल्वेनिया के अंदर है, चेरनोबिल रशिया के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे आज की डेट में दुनिया के अंदर एटम बम बनाने वाले प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, जहां पर कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है। उसमें से जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का है। केंद्र की अभिक्रिया के द्वारा वहां पर एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से बड़े बड़े बम तैयार कर लिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई घटना या दुर्घटना भी हो जाती है, जैसे कि 3 माइल आइलैंड, 3 माइल आइलैंड जो कहाँ पर है? इन पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में यह है। और एक है चेरनोबिल। चेरनोबिल ये कहाँ पर है? इट इज़ इन रशिया। अब क्या हुआ कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। अब इनमें से एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट थे, इनमें से लीचिंग हो गई। क्या हो गई? इनके अंदर लीचिंग हो गई। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो थे वो वातावरण के अंदर आ गए और रेडिएशंस निकालने लगे। इन रेडिएशंस के कारण म्यूटेशंस पैदा हो गए, इन रेडिएशंस के कारण डिसऑर्डर पैदा हो गया, एब्नॉर्मलिटी आ गई। अभी हाल ही में दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी जो साइंस लैब थी उसमें से किसी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ को बाहर फेंक दिया। वो पहचाना नहीं होगा उसको। थोड़े दिनों में वहाँ से गुजरने वाले लोगों के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की अपमान्यताएं देखने को मिली। तहकीकात करी तो मालूम पड़ी कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण है, और जब उन्होंने उसको सर्च किया तो मालूम पड़ी कि लैब में से किसी ने यहाँ पर बाहर फेंक दिया। तो ये जो 2 घटनाएं हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या करें? चलो, हमने बोला ये तो दुर्घटना हो गई, लेकिन जब ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है तो जो वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, उसको कहाँ पर रखें हम लोग? तो इसके लिए उन्होंने दिया है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है, it should be buried at 500 मीटर डेप्थ, यानी कि उसको 5000 मीटर की गहराई पर जाकर दफन कर देना चाहिए। ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि साहब रेडिएशन तो कहीं से भी निकल आएंगे। आखिरी लाइन इटैलिक्स में दे रखी है कि स्टिल द पीपल दे आर अपोजिंग इट, कि अभी भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि 500 मीटर की गहराई पर नहीं बल्कि और
कोई विधि अपनाइए जिससे कि रेडिएशंस मानव के शरीर की, जीवों के शरीर में ना जा सके। ओके, चलिए साहब, अब आता है हमारे पास के अंदर कि और क्या चीज़ें हमको इस इकोलॉजी के अंदर पढ़नी है। अब अपन बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की। ग्रीन हाउस गैसेस, इनको रेडिएटिवली एक्टिव गैस भी कहते हैं। कौन कौन है ये? तो आंसर पहला CO2 है, CH4 है, CFC है और N2O है। क्या है ये, वो मैं आपको समझाता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, और इस पृथ्वी के कारण या इस पृथ्वी से इंफ्रारेड अवरक्त लाल किरणें निकलती हैं। कैसे? ये कुछ किरणें तो सीधी पेनिट्रेट करती हुई वायुमंडल में चली जाएंगी, एटमॉस्फेयर में, और वायुमंडल के अंदर हमको गैसों की अलग अलग परत देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर मीथेन है, यहाँ पर CFC है, यहाँ पर N2O है। तो जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो वायुमंडल के विभिन्न परतों को पार करके कुछ तो चली जाती हैं और कुछ 50% रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो गई, और 25% के करीब अवशोषित हो जाती हैं, एब्जॉर्ब, और 25% एटमॉस्फेयर में चली गई। तो हो गए आपके 100। अब ये जो इंफ्रारेड की तरंगें वापस लौटती हैं पृथ्वी पर, उससे टेम्परेचर जो होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि इट इंक्रीजेस। उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर ये इंफ्रारेड वेव्स वापस नहीं आती तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होता? अर्थ टेम्परेचर कितना होता? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर आज की डेट के अंदर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेजेंट अर्थ टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये लौट कर नहीं आती और टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो कितना टेम्परेचर होता पृथ्वी का? -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। ओके, अब ये जो गैसेस हैं इनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। हरित ग्रह गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हरित ग्रह गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनमें से कौन कौन कितनी गर्माहट, वार्मनेस पैदा कर रहा है? यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक गर्माहट पैदा करती हैं। कौन? इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। कौन करती हैं? तो आंसर हो गया ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं
वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इस पृथ्वी का तापक्रम बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। एक चित्र दे रखा है उन्होंने, ये रहा, कि जो 4 मैंने गैसेस बताई हैं CO2, CH4, CFC एंड N2O, इनमें से सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग कौन पैदा करता है? तो आंसर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना करती है? 60%। हमें मालूम है सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, वो कोई प्रदूषक भी नहीं है, लेकिन गर्माहट तो करता। अपनी नाक के पास में हाथ रखकर हवा छोड़ो, गर्माहट महसूस होगी कि नहीं होगी? ज़्यादा भीड़ होती है तो गर्मी हो जाती है कि नहीं हो जाती? CO2 के कारण। तो 60% ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2। फिर आता है हमारे पास के अंदर कि दूसरा, दैट इज योर मीथेन। मीथेन जो है वो 20% ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। और फिर आती है हमारे पास में CFC। CFC जो होती है वो 14% ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। और फिर आती है हमारे पास के अंदर N2O, ये केवल 6% ग्लोबल वार्मिंग करती है। ये चार्ट याद कर लेना, मैचिंग में आ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब रही बात CFC की, तो CFC क्या होती है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहाँ से पैदा होती है? देखिए अंतरिक्ष के अंदर कितने रॉकेट्स जाते रहते हैं, उनमें से एरोसोल निकलता है, उनमें से क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलता है। ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन वाली परत भी क्या करती है? इंफ्रारेड को परावर्तित करने का काम करती है, जिसके कारण की ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर देखने को मिलती है। सो दीज आर द 4 गैसेज विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडिएटिवली एक्टिव गैस, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट द ग्रीन हाउस गैसेज। और इनकी वजह से जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओके, करते हैं बात आगे। तेरी माई